आज हम बात करेंगे कि नेताजी की मिस्टीरियस डेथ कैसे हुई। क्या अगर नेताजी ना होते तो आज भारत को आजादी मिलती, और नेताजी क्यों रातों रात भारत छोड़कर हिटलर से मिलने गए। और हम जानेंगे क्या नेताजी आज भी जिंदा हैं, और हम यह भी जानेंगे कि गांधी जी के विचार से वो क्यों नहीं मिलते थे। उनका और गांधी जी का विचार बिल्कुल अलग। क्या आपने गुमनामी बाबा का नाम सुना है? हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि गुमनामी बाबा कौन थे। दोस्तों, मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता हूँ कि किसी भी इंसान का पूरा जीवन मायने नहीं रखता। उस जीवन में उसने किस तरह के रास्ते चुने हैं अपने लिए, ये उसे महान बनाता है। उनकी जिंदगी महज बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने बहुत लंबा रास्ता चुना। कहानी को शुरू करते हैं। हर तरफ गरीबी, हर तरफ भुखमरी, हर तरफ देश की लाचारी देखकर इनका मन बहुत दुखी हो गया और इन्होंने प्रण लिया कि हम IAS की नौकरी ना कर हम देश की सेवा करेंगे, अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे, अपने देश की आज़ादी दिलाकर ही हम दम लेंगे। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की रास्ता चुनी। 16 जनवरी 1941 को ये पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में अपने घर से निकले। सदर बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी में कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले तक पहुंचाया। रेलवे स्टेशन से इन्होंने फ्रांस्टर मेल पकड़ पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात किसी किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष जी उनके बहरे मामा बने। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मनी और इटालियन दूतावास में उनकी सहायता की। आखिर में ऑरलैंडो मैजेंडो नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। अब हम बात करते हैं कि जब वो जर्मनी पहुंच जाते हैं तो हिटलर से वो कब मिलते हैं और वो क्यों हिटलर से मिलना चाहते थे, और हिटलर को वो क्या बताना चाह रहे थे या फिर कैसी मदद पाना चाह रहे थे। लेकिन हिटलर बहुत ही चालाक और सख्त आदमी था। जब ये जाते हैं वहाँ पे तो कई तरह के अपने बहुरूपिये वहाँ पे बिठा के रखता है, और इसी दौरान वो जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जर्मनी के एक मंत्री एडम फॉन ट्राट सुभाष के एक अच्छे दोस्त बन गए। और आखिर वह दिन आ गया जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बरसों से इंतजार। 29 मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के उच्चतम नेता हिटलर से मिलने गए। लेकिन उस वक्त हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में काफी ज्यादा बिजी था और उसे भारत से कोई रुचि नहीं थी। और हिटलर ने नेताजी को अपनी बातों में गोल गोल घुमा दिया और उन्हें किसी तरह का सपोर्ट स्पष्ट रूप से देने से मना कर दिया। और काफी दिनों तक नेताजी वहीं रहे, लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगा कि अब जर्मनी से उन्हें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। इसलिए 8 मार्च 1983 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपनी साथी आबिद हुसैन अरमानी के साथ एक जर्मनी पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेगागास्कर के किनारे तक लेकर गई। वहां वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पदांग बंदरगाह तक पहुंचाकर आई। और जब वो पूर्वी एशिया में इंटर किए तो सबसे पहले वहां पहुंचकर सुभाष जी ने वायुवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रास बिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंपा। और उस वक्त के जापान के प्रधानमंत्री हिडेकी तेजो ने सुभाष की व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनका साथ देने का भरोसा दिया। और उसके बाद फिर कई दिन पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने जापान की पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमते आजाद हिंद की स्थापना की। ये खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। और उस आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए
झांसी की रानी। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और बहुत सारे भारतीय अलग अलग देशों में लड़ रहे थे और कुछ भारतीयों को जापानियों ने बंदी बना लिया था। और जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने की तो उनका सिपाही बनाया गया और उसमें कई महिलाएं भी, जिन महिलाओं को झांसी की रानी रेजिडेंस में शामिल कर दिया गया। और पूर्वी एशिया में नेताजी के अनेक भाषण देकर वहां के अस्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होना और उन्हें आर्थिक मदद देने का आश्वासन किया। उन्होंने अपने आश्वासन में यह संदेश भी दिया कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा आपने जरूर सुना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा उस वक्त का था जब लोग अपने बेटों को भेज नहीं रहे थे आज़ादी के लिए, लेकिन जब नेताजी ने एक अच्छा भाषण दिया और बताया कि आने वाली पीढ़ियां कैसे गुलामी से मुक्त हो जाएंगी और खुशहाल रहेंगी, तो उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज के जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का भी नारा दिया। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, क्योंकि उस वक्त पूरी सेना जापान में थी और जापान से वो भारत लाना चाहते थे और उस वक्त भारत में आज़ादी की लहर काफ़ी ज़्यादा तीव्र थी और वो जो दिल्ली था वो भारत की धड़कन था। दिल्ली सभी को उस वक्त प्यारा था, जिस वजह से नेताजी ने अपने सेनाओं को ये आदेश दिया कि आप सीधा दिल्ली चलो। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप के नाम से भी कहा। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज का पलड़ा भारी पड़ और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। और जब आज़ाद हिंद फौज सेना पीछे हटी तो जापानी सेना को यह डर लगने लगा कि वो सेना उनके देश पर भी आक्रमण न कर दे। इसीलिए नेताजी को वहां से हटाने के लिए जापान की सेना ने व्यवस्था करना शुरू कर दिया। परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिडेंस की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते हुए, लेकिन नेताजी ने कहा नहीं, यहाँ पे लड़कियां हैं, मैं इन लड़कियों को छोड़कर अपने किसी गाड़ी में बैठकर नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ पैदल चलूंगा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता का भी, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। अब वो वक्त आ जाता है जब आज़ाद हिंद फौज की सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से सहायता नहीं पाते हैं जापान से, क्योंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान में बम गिराकर पूरे जापान को बहुत ही भयंकर मुसीबत में डाल दिया था। उस वक्त जापान ने भारत की मदद करने से हाथ खड़े कर दिए। फिर नेताजी को ये सोचना था कि अब मुझे कैसे नया रास्ता मिले अपने सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। उस वक्त वो एक विमान में बैठ करके वो ताइवान के रास्ते दूसरे देश को जाते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में वह प्लेन क्रैश हो जाता है, जबकि इसकी ऑफिशियल डिटेल्स कहीं मिली नहीं है। अभी तक ये डेथ मिस्टीरियस है, इस डेथ के बारे में किसी को कुछ कंफर्म नहीं है। उसके बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सहगोन में नेताजी का एक बड़े बम वर्षक विमान में आ जाने से 18 अगस्त को The so-called president of the Provisional Indian Government in exile died in an air crash at Taihoku Airport in Formosa. The report added that General Shidai, the commander of the Japanese forces in Manchuria, also died in the crash. This is the ताइहुक हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल, पायलट तथा अन्य कुछ लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हबीबुर रहमान ने उनका अंतिम संस्कार ताइकोन में ही कर दिया था। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो में रिकोजू मंदिर में रख दी गई। कहानी कुछ भी हो, लेकिन 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी के बारे में कुछ खास डिटेल्स नहीं मिली। कहा जाता है कि उस दिन से वो गायब हो गए और अपना भेष बदलकर दूसरे जगह पे वो रहने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में नेताजी को देखा गया है, अलग अलग रूपों में। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वो अयोध्या में आकर गुमनामी बाबा के नाम से एक
शांत जीवन यापन बिताते थे और कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि वो यहीं से भारत का नेतृत्व किया करते थे। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, एक अभी तक मिस्टीरियस है। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। अगर हम इस पे अपने पूरी बात करें, अपना ओपिनियन जो मेरे रिसर्च के अनुसार आई है, तो कोई भी प्लेन क्रैश अगर होती है तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यह भी एक ऑफिशियल डेटा है कि उस वक्त ताइवान में उस समय कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, ऐसा कोई घटना हुई ही नहीं थी। उसकी ऑफिशियल डेटा में ये सारी चीजें जिक्र की गई हैं। तो हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि जो गुमनामी बाबा के नाम से थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, क्योंकि उन्हीं का रूप रंग, उन्हीं का दिमाग, सब कुछ गुमनामी बाबा के पास था। और वो लगभग 1986 तक गुमनामी बाबा के नाम से जिंदा रहे। अगर उस वक्त अमेरिका ने नागासाकी और जापान पर परमाणु बम न गिराया होता तो आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी वो खुशी खुशी बड़े आसानी से पहुंच जाती दिल्ली, और यहाँ पे बड़ी ही जल्दी जंग छेड़ उठती और बड़ी ही जल्दी हमें 1947 के पहले ही आज़ादी 1945 में ही मिल जाती, 2 साल पहले मिल जाती। लेकिन जब वहाँ पे हो गया तो हमारी फ़ौज जो आज़ाद हिंद फौज थी वो कई महीनों तक भूखी प्यासी सड़ती रही, और जब उसकी हालत देखी नहीं गई, सुभाष जी वहाँ से निकले और उसी में उनकी डेथ हो गई। गांधी जी के विचार हमेशा नेताजी से इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि नेताजी हमेशा गरम दल के थे और गांधी जी हमेशा अहिंसा के राह पे चलते थे। वो कहते थे कि हम अंग्रेजों के सामने धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अंग्रेज हमारी बात बड़ी आसानी से मान लेंगे और हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। जबकि नेताजी ये कहते थे कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। जिस तरह से जर्मनी अंग्रेजों को और यहूदियों को मार रहा है, दौड़ा दौड़ा के ख़त्म कर रहा है, उसी तरह से हमें अंग्रेजों को मारना होगा। उसके बाद ही ये देश छोड़कर जाएंगे, क्योंकि ये 300 साल तक देश को गुलाम बना के रखे हैं और ये मलाई खा रहे हैं, इसकी वजह से ये नहीं जाएंगे। इस विचार से गांधी जी उनके विचार से एग्री नहीं करते थे और दोनों लोग अलग हो गए, फौज स्थापित करते हैं, आज़ाद कराया। अगर आज वो ना होती तो शायद भारत और पीछे हो जाता और लेट हो जाता, क्योंकि जब वो शहादत दिए, जब वो रेडियो में आते थे, बहुत सारे लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी सब उनकी स्पीच को सुनते थे और उनकी स्पीच में इतना पावर होता था कि लोग मोटिवेट हो जाते थे। लोग जो आज़ादी का जो आंदोलन था वो धीमा चलता था, अचानक उनके भाषण से वो बहुत तेजी से चलने लगता था। तो ये था उनका पूरा व्यक्तित्व जो आज उनके जन्मदिन पर हमने आपको बताया।